हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बी बेटर एंड डू बेस्ट। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी घटना चक्र 2021 को। अगर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए नागरिक शास्त्र से अपीयर हैं 2021 के एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और लगभग सभी अभ्यर्थी, सभी विद्यार्थी इस पुस्तक को पढ़ के जाएंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उनसे 10-15 प्रश्न आप आगे रहें, आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ जाए, तो फिर आपको यहाँ शुरू से लेके अंत तक जुड़ना होगा। अब क्यों ज़रूरी है इसी चैनल से पढ़ना? वो इसलिए ज़रूरी है कि आप स्वयं से पढ़ेंगे या अदर यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे, तो जितना आप अपने माइंड में इनपुट करेंगे, आउटपुट उसका निकलता नहीं है। ये जो है 100% सत्य है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जितना आप पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद हों, समझ में आए, तो आपको इस चैनल पे जितना शुरू से लेके अंत तक पढ़ाया जा रहा है, पूरा वीडियो और जितनी क्लासेस दी जाएंगी, आपको देखना ही होगा कम से कम 3 बार, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों में सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से पहले राष्ट्रपति किसका परामर्श लेता है? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य की सदस्यता कौन समाप्त करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसी की परामर्श लेता है, किसका? निर्वाचन आयोग का। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन यहीं से आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति करता है, बता दिया, और राष्ट्रपति का ही निर्णय जो होता है अंतिम निर्णय होता है। पता चला कि राष्ट्रपति ने किसी भी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया, ठीक है, तो वो सदस्य जो है सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में याचिका नहीं दाखिल कर सकता। मतलब कोई भी जाके अपील नहीं कर सकता है, ऐसा उसको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्न का निर्णय करते समय चुनाव कह लें या निर्वाचन कह लें, एक ही शब्द है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। इसको ध्यान से देखिए, चुनाव आयोग आ जाए या निर्वाचन आयोग आ जाए, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त आ जाए या चुनाव आयुक्त आ जाए, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होता, एक ही शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। इसको समझे रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएं। तो इसकी सलाह लेता है, ठीक है। इसके बाद अभी आप देखेंगे दल बदल आएगा, तो उसमें राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता, उसमें पावर किसी और के पास चली जाती है हटाने की सदस्यों को, या उनकी अयोग्यता योग्यता निर्धारित करने की, ठीक है। तो उसको आगे देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में दल बदल, देखिए अभी आ गया, जैसे ही मैंने बात की कि दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय कौन देता है, तो सदन के अध्यक्ष देता है। अब चाहे राज्यसभा का अध्यक्ष हो और या फिर लोकसभा का अध्यक्ष हो, तो अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे संविधान संशोधन करके लागू किया गया। तो जो दल बदल विरोधी कानून है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये प्रत्याभूत संविधान में प्रत्याभूत है या नहीं है, तो संविधान में प्रत्याभूत तो है नहीं, इसको जो है संशोधन करके लागू किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। पूछ लेगा संवैधानिक है, तो हाँ संवैधानिक तो होगा ही। और यहाँ पे देखिए, दल बदल संबंधी मामले में संसद सदस्य की अयोग्यता का अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं, सदन का अध्यक्ष आ जाता है, क्योंकि ये दल बदल से संबंधित योग्यता अयोग्यता होती है। अगला यहाँ तीसरा प्रश्न देखते हैं कि सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, तो किसके आधार पर किया जाता है? परिसीमन आयोग का नाम आपने सुना होगा, न्यूज़ में कई बार ये चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। आखिर ये परिसीमन होता क्या है, परिसीमन आयोग क्यों गठित किया जाता है, चलिए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, किसके अनुसार? 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा, किसके द्वारा? संसद विधि द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा, परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को नियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। उसके बाद यह परिसीमन आयोग क्या करता है? परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। तो परिसीमन आयोग क्या करता है? निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग।
और ये 2-3 पॉइंट हैं, इनको अच्छे से रखिएगा। स्टेटमेंट में यही प्रश्न घुमा के पूछेंगे कि जो परिसीमन आयोग होता है उसका गठन कौन करता है, तो गठन केंद्र सरकार करता है, राज्य सरकार नहीं करती, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसको हटा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। और प्रतिवेदन कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात होगी तो उसमें जो है सारी चीज़ें बदल जाएंगी, उसकी ये जो पावर हो जाएगी किसी और के पास चली जाएगी। कैसे चली जाएगी आप अभी देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि भारत के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन अपने मन से नहीं हटा देता है, प्रतिवेदन पर हटाता है। किसके प्रतिवेदन पे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को, जिससे चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, तो इसके लिए भी प्रावधान है अनुच्छेद 124(4) में। अगर आप देखेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार से आप किसको हटा सकते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं। अब एक बात याद करिए कि हमने आपको एक जगह और पढ़ाया था कि जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, उसी तरीके से एक और जो होता है पोस्ट होती है, एक और अधिकारी होता है जिसको हटाया जा सकता है इसी विधि के द्वारा। आप हमें कमेंट करिएगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। अगला यहाँ पे देखते हैं, साबित कदाचार या समर्थता के आधार पे अब संसद के द्वारा, अगर आपसे इनडायरेक्टली पूछ ले कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद हटा सकती है, संसद को यह अधिकार है। ये तो देखिए एक प्रकार से कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, ऐसा नहीं आपसे दे देगा लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, विधानमंडल का, ऐसा नहीं, दोनों सदन के द्वारा। ठीक है, प्रत्येक सदन के द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या, तो यहाँ पे देखिए इनकी जो कुल सदस्य संख्या है कि बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा जो होता है, समावेदन उसी सत्र के राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो दोनों सदन के जो सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि एससी का चीफ जस्टिस को कैसे हटाया जा सकता है, तो आपको दोबारा रटने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जबकि निर्वाचन आयुक्तों को हम बात कर चुके हैं कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर। अब यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है। तो हमने आपको बताया था जिस तरीके से कौन हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह। किसकी तरह? सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट था, इसकी व्याख्या हम ऊपर देख चुके हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त पूछ ले, चुनाव आयुक्त पूछ ले, सुकुमार सेन थे। कब बने थे? 21 मार्च 2050 को पद ग्रहण किया था। 19 दिसंबर 58 को, 58 तक ये पद पे बने रहे थे। तो पहला अवश्य पूछता है एग्जाम में, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और दूसरा जो प्रश्न पूछता है कि भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा का नाम याद रखिएगा। तो ये 2 टाइप के प्रश्न हो गए। तीसरा टाइप जो सबसे खतरनाक है वह यह पूछता है कि एक तरफ दे देगा निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, दूसरी तरफ दे देगा कार्यकाल। क्या दे देगा? कार्यकाल दे देगा। उसके बाद कहेगा सूची मिलाइए। और चौथे टाइप का जो प्रश्न पूछेगा कि इन निर्वाचन आयुक्तों का क्रम मिलाइए। तो इनकी लिस्टिंग एक बार आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि सबसे कठिन लेवल के प्रश्न यही होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा जब भी निर्वाचन आयुक्त के नाम से बनते हैं। पहला और वर्तमान, और सूची मिलाइए, कार्यकाल मिलाइए, या फिर आपसे पूछ लेगा क्रम लगाइए। ठीक है, 4 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछते हैं, इससे बाहर अभी तक ना कोई प्रश्न बना है ना ही
बनेगा। 7वां नंबर प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि क्या होती है? तो चलिए देख लेते हैं। इनकी जो अवधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले। तो या तो इनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया हो या फिर 65 वर्ष की इनकी आयु पूरी हो गई हो। आगे देखते हैं, वोट देने का अधिकार क्या है? अब बहुत ही बड़ा विवादित प्रश्न है यह। कहीं संवैधानिक मानते हैं, कहीं विधिक मानते हैं। अगर आपसे सांविधिक और संवैधानिक दे देगा, क्या दे देगा? सांविधिक और संवैधानिक, ठीक है। एक सांविधिक, दूसरा संवैधानिक। तो आप दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये विधि के द्वारा, ठीक है, विधि के द्वारा कोई कानून बना दिया जाए तो उसको सांविधिक कहते हैं। संवैधानिक मतलब संविधान में पहले से ही यह शामिल हो, उसको संवैधानिक कहते हैं। अब देखिए, ये विधिक भी है और ये क्या है, संवैधानिक भी है। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग आंसर माना है, कुछ ने माना है विधिक है, कुछ ने माना है संवैधानिक है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य आंसर है वो क्या है, वो आप देख लीजिएगा, विधिक अधिकार, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आपसे पूछे आप विधिक अधिकार ही लगाइएगा या सांविधिक अधिकार लगाइएगा। वोट देने का अधिकार क्या है? तो वोट देने का अधिकार राजनीतिक है या फिर विधिक है? तो राजनीतिक अधिकार क्यों है? क्योंकि जैसे संविधानिक है तो संविधानिक है तो राजनीतिक होना ही है, और विधिक अधिकार है तो यहाँ पे B/C। ऐसे विवादित प्रश्न आपके PGT 2013 और हाँ TGT 2013। यह प्रश्न देखिए किस तरीके से TGT में भी आया है और PGT में भी आया है। तो आप यहाँ से पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इन दोनों में विवाद है, अब इस पर कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल आप जो है वैधानिक को ज़्यादा प्रेफर करिएगा। अगला देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न है, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी है यह राज्य की पार्टी है। क्या है? राज्य पार्टी है, ठीक है, राज्य पार्टी है, न कि राष्ट्रीय पार्टी है। यहाँ पे देख लेते हैं, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, और अन्य क्या हैं? राष्ट्रीय पार्टियां हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय पार्टियां। अभी हम 7 जून 2019 के अनुसार बात करें, भारत में जो मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। अभी कौन कौन से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनको तो कौन भूल सकता है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। तो कांग्रेस से 3 कांग्रेस हैं। कौन कौन से? एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस है, एक अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। कम्युनिस्ट में भी 2 कम्युनिस्ट हैं, एक तो भारतीय कम्युनिस्ट है और एक भारतीय कम्युनिस्ट में मार्क्सवादी लगा हुआ है। तो ऐसे आपको कितने याद हो गए? 1 2 3 4 5 याद हो गए। अब बचे 3 याद करने के लिए। तो बहुजन समाजवादी पार्टी कौन नहीं जानता, ये क्या है? राष्ट्रीय है, जबकि समाजवादी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। नेशनल पीपुल्स पार्टी, तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। 3 प्रकार के कांग्रेस पार्टियां हैं यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, भारत में इस समय कुल कितना राज्य स्तरीय दल है? तो 49 हैं राज्य स्तरीय दल। फिलहाल यहाँ पे दिया नहीं गया है, अगर कहीं से डेटा मिलता है तो आपको बता दिया जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधी अधिकारी को सौंप देना चाहिए? मतलब उसने जो है चुनाव में कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया है उसके बारे में बताना। तो ये 30 दिन के अंदर जो है निर्वाचन व्यय अधिकारी को सौंप देना चाहिए। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, 30 दिन याद रखिएगा। 2000 PGT 2000 का क्वेश्चन है यह। अगला देखते हैं, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है। तो कोई भी, अगर आप अपना कोई भी राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं तो उसको मान्यता कैसे मिल सकती है, कौन दे सकता है? उसको मान्यता चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे चुनाव आयोग का जो जिक्र है, जो वर्णन है, अनुच्छेद 324 में। छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का प्रावधान कहाँ किया गया है? 324 में किया गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जा सकती है, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछ ले, अब देखिए परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का रोल कहीं न कहीं ज़्यादा है और राष्ट्रपति को अच्छे से देखते जाइए इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, चुनाव आयोग के कार्य देख लीजिए। आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा कार्यों से रिलेटेड, कौन सा, ठीक है, कौन सा क्या है, सत्य है इनमें से, या पूछ लेगा कौन सा असत्य है। और मैं आपको कह दूं कि वर्तमान में जो टीजीटी पीजीटी होगा भविष्य में, उसमें ऐसे प्रश्नों के बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव होगा, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न रखे जाने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग हर प्रकार से तैयार रहिए। चलिए अब हम यहाँ पे कार्यों को देखते हैं। पहला कार्य क्या है? संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव एवं उपचुनाव को संपन्न करना। तो किसके किसके? संसद में दोनों सदन आ जाते हैं। राज्य विधायिका, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव या उपचुनाव को संपन्न भी कराती है और उनका ऑब्जर्वेशन भी करती है, निरीक्षण भी करती है। अगला देखते हैं, मतदाता सूची भी तैयार करता है कौन? निर्वाचन आयोग। पुनरीक्षण भी करता है, नवीनीकरण भी करता है। चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण कौन करता है? तो चुनाव आयोग ही करता है। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश देता है। आचार संहिता आपने सुना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। चुनाव में जो है खर्च किए जाने वाले धन की सीमा तय करता है, कि पता चला कि आप करोड़ों रुपए बांट के जो हैं वोट खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। धन की सीमा कौन तय करता है? तो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग ही करता है। राष्ट्रपति राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। कैसे मान्यता मिलती है? ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और चुनाव चिन्हों का भी निर्धारण करता है। तो चुनाव चिन्हों का निर्धारण कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है कौन? निर्वाचन आयोग देता है। अब यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न बन सकता है कि निर्दलीय उम्मीदवारों को, जिनका कोई दल नहीं है, ठीक है, दल विहीन है, उनको स्वतंत्र चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो वो निर्वाचन आयोग ही देता है। 13 नंबर प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किए जाते हैं। अभी तो हमने सेंटर की बात की, संघ की बात की, ठीक है। अब राज्य में देखते हैं कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो उनको, जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की प्रक्रिया जैसे होती थी हटाने की, तो यहाँ पे जो प्रक्रिया हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की होती है, वही प्रक्रिया लागू होगी किसके? राज्य निर्वाचन आयुक्त पर। तो वही उलट देना है, क्योंकि कोरिलेशन होता है, ठीक है, संघ और राज्य में कोरिलेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे एससी के चीफ जस्टिस की तरह हटाया जा सकता था, और यहाँ पे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत कुछ नहीं है, वही सारी चीज़ें दी गई हैं। 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, और अनुच्छेद 243(2). वैसे ये अनुच्छेद बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, फिलहाल जो यहाँ बताया जा रहा है उसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए कि इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निरीक्षण, नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। तो और राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो जो निर्वाचन आयुक्त होता था संघ का, वो उसको कौन निर्वाचित करता था? उसको राष्ट्रपति करता था। लेकिन यहाँ पे कौन करता है? राज्यपाल करता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और जो निरीक्षण होता है, संचालन होता है, निर्देशन, नियंत्रण होता है, ये सारे कार्य कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसको ध्यान रखना है। भारत में निर्वाचन आयोग का राज्य स्तरीय प्रतिनिधित्व मुख्य निर्वाचक अधिकारी होता है। तो अभी देखिए भारत में जो राज्यों में होता है चुनाव आयोग, तो इसका निरीक्षण कौन करता है? इसका अधिकारी कौन होता है? ठीक है, प्रतिनिधि कौन होता है? जो संघ का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पार्टी को श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो कितने राज्यों से उसको मतों के आधार पे जो है मान्यता मिलनी चाहिए? तो 4 राज्यों से। इसको हम अच्छे से देखते हैं। और ये देखिए 2 बार प्रश्न आया हुआ है, टीजीटी 2009 में और टीजीटी 2005 में। हो सकता है एक बार और आ जाए, या फिर थोड़ा सा घुमा के एक प्रश्न पूछ लिया जाए।
तो किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति मिलती है जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे। चलिए हम पहला शर्त देखते हैं। तो जितने भी वैध मत पड़े हैं, ठीक है, जितने भी वैध मत पड़े हैं उनमें से 6% मत उसको मिलना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 4 लोकसभा सीटें उसको प्राप्त होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। और देखिए उस पार्टी को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 2%, जैसे कि लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, मान लीजिए किसी राज्य की 100 सीटें हैं, तो 100 का 2%, कितना, 2% जो है क्या मिलना चाहिए, सीटें उसके पास होनी चाहिए और कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। और इसके जो सदस्य हों, ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य के 3 सदस्य चुन लिए गए तो उसको मिल जाएगी, नहीं, 3 राज्यों से चुने गए हों, इसको भी ध्यान रखना है। वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो 4 राज्यों में उसको जो राज्य पार्टी होती है, राज्य स्तरीय दल होती है, उसके रूप में मान्यता प्राप्त हो तभी। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। अब सोच रहे हैं कैसे याद होगा, कैसे याद करें इसको, चलिए छोटा छोटा बनाते हैं। जितने वैध मत पड़े हैं, ठीक है, लोकसभा चुनाव में जितने वैध मत पड़े हैं उसका 6% उसके पास मत होना चाहिए और 4 लोकसभा सीटें होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 4 लोकसभा सीटें होनी चाहिए, पहली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या दिया है कि उस सभा को कुल सदस्य संख्या, तो जो लोकसभा की कुल सदस्य, मान लीजिए किसी भी लोकसभा में 100 सदस्य हैं तो 100 का 2%, कितना, 2% जो है सदस्य उसके पास होने चाहिए और ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से होने चाहिए, ठीक है। कितने राज्यों से, 3 राज्यों से होने चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है, सबसे धांसू कंडीशन है कि ये जो सदस्य होने चाहिए, ठीक है, ये जो पार्टी होनी चाहिए 4 राज्यों से, 4 राज्यों से इसको राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता हो, ठीक है, राज्य स्तर की पार्टी की इसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो तीनों कंडीशन आप याद रखिएगा और हो सकता है परीक्षा में इस बार ऐसे ही सेंटेंस बना के दे दिए जाए कौन सी शर्तें नहीं हैं। तो 6% क्या होना चाहिए आपका, परसेंट, इतना आपको वोट मिलना चाहिए, इतना प्रतिशत जो लोकसभा चुनाव में पूरे वोट पड़े हैं, वैध वोट। और कितनी 4 लोकसभा सीटें आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए जो लोकसभा सीटें हैं, टोटल लोकसभा सीटों का 2% होना चाहिए, टोटल लोकसभा सीटों का 2% होना चाहिए। जो भी सदस्य आपके चुने गए हैं वो कम से कम 3 राज्यों से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही राज्य 2 राज्य से चुन लिए गए हैं, आपने 2% या 4% सीटें, नहीं, 3 राज्यों से चुने जाने चाहिए। और आपका जो दल है वो 4 राज्यों में, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्य होना चाहिए पहले से। तो इतना ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन, ठीक है, नियुक्त मुख्य आयुक्त को संविधान में दी गई विशेष प्रक्रिया के पालन के बगैर नहीं हटाया जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो किनको हटाने के द्वारा अपनाई जाती है। तो देखिए रिपीटेड प्रश्न है, कुछ नहीं है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो जब भारत की बात करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय आएगा, जब भारत की बात करेगा सर्वोच्च न्यायालय आएगा, और जब राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेगा तब हाई कोर्ट आएगा, उच्च न्यायालय आएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, सर्वोच्च और उच्च को, यहीं पे आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इसमें और दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनके वेतन और भत्ते में जो है कटौती नहीं की जा सकती, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। तो कौन सा चुनाव में, तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है, एक अस्थायी सदस्य चुना जाता है जो परंपरा के अनुसार वरिष्ठतम सदस्य होता है, मतलब जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, उसको चुना जाता है। फिर उसी के देख रेख में, उसी के नियंत्रण में जो है एक अस्थायी सदस्य को चुना जाता है। तो ये रहा आज का जो है पूरा लेक्चर, और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सारे के सारे फैक्ट जो हैं आपको याद हो गए होंगे, कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे मुँहज़बानी सारी चीज़ें पढ़ते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। कम से कम 2 बार ज़रूर देखिएगा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।